एमएन श्रीनिवास का सेंसिटाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सीयूईटी यूजी से रिलेटेड, सीयूईटी पीजी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये सेंसिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, संस्कृतिकरण का मतलब क्या है हमारे एमएन श्रीनिवास के अकॉर्डिंग? अगर मैं इसको आपको मोटा मोटा तौर पे के हिसाब से अगर आपको समझाऊं ना, तो सेंसिटाइजेशन में क्या होता है कि जो लोअर क्लास के या लोअर कास्ट के लोग होते हैं ना, वो अपने अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं अपर कास्ट के अकॉर्डिंग। जो जो रूल्स और रेगुलेशंस और कस्टम्स अपर कास्ट फॉलो करती है, वही लोअर कास्ट या लोअर क्लास के लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं, एंड इसी को इन्होंने सेंसिटाइजेशन बोला है। तो ये हो गया मोटे मोटे तौर पर, लेकिन इसको थोड़ा डीप में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, है ना। समझने से पहले मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि अभी तक अगर आपने तैयारी शुरू नहीं करी है ना, अभी तक अगर आपने तैयारी शुरू नहीं करी है, तो जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो लास्ट बैच है ना अल्टीमेट 3.0, ये स्टार्ट होने वाला है, एंड इसी में आपको स्टार्टिंग से लाइव क्लासेस मिलेगी। अगर इसमें आप एनरोल नहीं करेंगे तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो आपको कोड कौन सा यूज करना है? कोड मेरा DIV07 कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपको मेरे से 1-on-1 गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे से divyanshu.1@adda247.com मेल आईडी पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या बोला है हमारे एमएन श्रीनिवास ने संस्कृताइजेशन के बारे में, है ना। ये इनकी फोटो है, अगर आपने इनको नहीं देखा तो मैंने फोटो भी इसमें लगा दी है ना। इन्होंने कॉन्सेप्ट कब इंट्रोड्यूस किया था? 1952 में इन्होंने कॉन्सेप्ट किया था। इनकी बुक थी कूर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। कूर्ग्स एक जगह है, कहाँ पे जगह है? बेंगलोर में एक जगह है, बेंगलोर के पास है, बेंगलोर से अराउंड 180 टू 200 किलोमीटर्स ये जगह होगी। तो यहाँ पे जा करके जब इन्होंने अलग अलग कम्युनिटीज़ और सोसाइटीज़ का इन्होंने अध्ययन किया, तो उन्होंने यहीं पे इन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया संस्कृताइजेशन का, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन जल्दी से इनके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। क्या बोलते हैं? अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल अ लो हिंदू कास्ट और अ ट्राइबल ग्रुप चेंज इट्स कस्टम्स, रिचुअल्स एंड वे ऑफ लाइफ इन द डायरेक्शन ऑफ हाई ट्वाइस बॉर्न कास्ट। यानी कि ट्वाइस बॉर्न कास्ट क्यों बोला जाता है ब्राह्मण्स को? एक उनका जनेऊ पहनाया जाता है ना, तो इसलिए उनको ट्वाइस बॉर्न बोलते हैं। यानी कि एक बार पैदा हो गए और पैदा होने के बाद जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, बहुत अच्छी सी नॉलेज उनको मिल गई, है ना, शास्त्र वगैरह सब अच्छे से उन्होंने स्टडी करा, तो इसलिए उनको ट्वाइस बॉर्न बोला जाता है। तो उनको उनसे रिलेट करने के लिए, उनके कस्टम्स को फॉलो करने के लिए क्या करते हैं लोअर कास्ट, जो बैकवर्ड हिंदूज होते हैं, बैकवर्ड, अब वो लोअर कास्ट में भी आ जाते हैं और ट्राइबल्स भी आते हैं। कुछ ट्राइबल सोसाइटीज भी क्या करती हैं, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाती हैं अपर कास्ट के अकॉर्डिंग। अपर कास्ट जो भी उनके कस्टम्स होंगे, रूल्स होंगे और जो भी उनकी फॉलोइंग्स होगी, उसको फिर वो लोग फॉलो करने लगते हैं। कौन लोग फॉलो करने लगते हैं? जो कि हिंदू लोअर कास्ट होते हैं या फिर ट्राइबल्स होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल किस तरीके से फॉलो करते हैं, मान लीजिए कि इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है, हमारे एक थिंकर थे, उन थिंकर का नाम याद नहीं आ रहा, बट मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, शायद एमएन श्रीनिवास ही थे। ये जा करके एक ट्राइब की स्टडी करती है। वो ट्राइब क्या करती है कि वो पूरी तरीके से पहले मीट खाया करती थी, लेकिन जब वो ब्राह्मण्स के कांटेक्ट में आए तो उन्होंने क्या करा, मीट खाना छोड़ दिया। तो ये जो उन्होंने मीट खाना छोड़ दिया ब्राह्मण्स को देख के, इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने सेंसिटाइजेशन बोला। लेकिन सेंसिटाइजेशन में क्या होता है ना, आपकी हायरार्की चेंज हो सकती है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है ना, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का स्ट्रक्चर है, उसमें चेंज नहीं आता। बस आपकी हायरार्की में थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, स्ट्रक्चर में चेंज बिल्कुल नहीं आता। कौन बोलते हैं? हमारे एमएन श्रीनिवास बोलते हैं। तो इस तरीके का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उन्होंने मीट मांस खाना छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी ये सब छोड़ने के बाद भी उन्होंने अपनी जो ट्राइबल आइडेंटिटी है थी उसको मेंटेन करके रखा, है ना। तो पूरी तरीके से आइडेंटिटी चेंज भी नहीं होती, थोड़ी अपनी पुरानी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखते हैं, और जो नई जो कास्ट है, जो हाई कास्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है, उसके कस्टम्स, बिलीव्स और रिचुअल्स के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, है ना। परिभाषा क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें निचली जाति या जनजाति अपनी प्रथा और जीवन शैली को उच्च प्राय यानी कि द्विज जातियों की दिशा में बदल लेती है। एमएन श्रीनिवास ने ये बात बोला, है ना। एकदम हल्की लेवल में, हल्की सरफेस लेवल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है ना। अगर आप इसको बस पढ़ भी लेंगे ना, बस ऊपर ऊपर से पढ़ भी लेंगे, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके की फीचर्स क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? ग्रुप मोबिलिटी, यानी कि जो मोबिलिटी आती है, यानी कि इट इज एन अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम एन एंटायर कम्युनिटी और कास्ट, नॉट जस्ट अ सिंगल इंडिविजुअल ट्राइंग टू रेज देयर स्टेटस। यानी कि सिर्फ एक इंसान के बलबूते पे ये चीज़ नहीं चलती है, लोग ग्रुप्स में ये चीज़ को फॉलो करते हैं, ग्रुप्स में फॉलो करते हैं, सिर्फ एक इंसान फॉलो नहीं करता। इसलिए जो मोबिलिटी भी होती है ना इसमें, फ्रॉम लोअर कास्ट टू हायर कास्ट, वो ग्रुप्स की होती है, ना कि अ सिंगल पर्सन की, है ना। सामूहिक गतिशीलता, यह केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समुदाय या जाति के लिए पदानुक्रम में ऊपर उठने का एक सामूहिक प्रयास है। एक तो ये इसका की फीचर है।
और क्या की फीचर है इसका, इसमें पोजिशनल चेंज आता है। मैंने बताया ना आपको, इसमें आपकी पोजीशन में चेंज आ जाता है, लेकिन आपकी जो सोशल स्ट्रक्चर है ना उसके अंदर चेंज नहीं आता है ना। चेंजेस पोजीशन विद इन दी हायरार्की, यानी कि हायरार्की वही रहती है, बस आपकी पोजीशन में चेंज हो जाता है। और डज नॉट चेंज द सिस्टम स्ट्रक्चर, और जो सिस्टम का स्ट्रक्चर है ना, जो स्ट्रेटिफिकेशन का स्ट्रक्चर है उसमें भी कोई चेंज नहीं आता है ना। हिंदी वालों के लिए, पदानुक्रम के भीतर स्थिर बदलती है, सॉरी स्थिति बदलती है, व्यवस्था की संरचना को नहीं बदलती, यानी कि जो व्यवस्था की जो संरचना है ना उसमें चेंज नहीं आता है। अब रेफरेंस ग्रुप की थ्योरी इन्होंने बताई है कि कैसे हम अलग ग्रुप्स को ना देख करके संदर्भ समूह को, ये वैसे कॉन्सेप्ट तो हमारे R.K. मर्टन का है, लेकिन इसको श्रीनिवास ने भी यूज कराया। तो इसमें ये बताते हैं कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको देख करके कुछ कास्ट जो है अपने अंदर चेंजेस लाती हैं। जैसे ब्राह्मण्स को देखेंगे तो वो मीट मांस खाना छोड़ देते हैं, है ना, उन्हीं की तरह जो है एकदम सात्विक वाला जीवन बताने की कोशिश करते हैं, प्याज भी खाना छोड़ देते हैं। और क्षत्रिय की तरह क्या करने की कोशिश करते हैं, क्षत्रिय की तरह थोड़ा समाज में दूसरों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। कौन, जो लोकल कास्ट होती है, जो लोअर कास्ट होती है, ट्राइब्स होती है ना। और वैश्यों की तरह क्या करने की कोशिश करते हैं, व्यापार स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, चेंज लाने की कोशिश करते हैं अपने कस्टम्स में, अपने बिलीफ्स में। प्रभु जाति, प्रभु जाति यानी कि डोमिनेंट कास्ट, डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था जब ये नॉर्थ इंडिया में स्टडी कर रहे थे आई गेस, तो इन्होंने ये कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, डोमिनेंट कास्ट। इसमें क्या होता है, जो कास्ट है ना, एक कास्ट जिसके पास बहुत ज़्यादा या तो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होगी, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ अगर नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होगी, अगर वो भी स्ट्रेंथ नहीं हुई तो उसके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ होगी। जब इतनी ज़्यादा उसके पास स्ट्रेंथ होती है ना, भले ही तीनों हो या तीनों में से कोई एक हो, तो वो डोमिनेंट कास्ट बन जाती है और फिर वो अदर कास्ट को हर लेवल पर डोमिनेट करती है। ग्रुप्स ऑफन एमुलेट्स द लोकल पावरफुल कास्ट, दिस रिक्वायर्स एग्जिस्टिंग न्यूमेरिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, यानी कि हिंदी वालों के लिए समूह अक्सर स्थानीय रूप से शक्तिशाली जाति की नकल करते हैं, इसके लिए संख्यात्मक और आर्थिक शक्ति आवश्यक है। और क्या बोलते हैं ये, और क्या बोलते हैं, अदर कॉन्सेप्ट क्या है इनका, एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज। अब वही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स ला दिया है ना, जैसे वेजिटेरियन बन जाना या ब्राह्मणिकल बन जाना, यानी कि प्याज या लहसुन खाना भी छोड़ देना और पूजा पाठ में अच्छे से लग जाना। ट्राइब्स पूजा थोड़ी करते थे, ट्राइब्स क्या करते थे, ट्राइब्स अपने फेस्टिवल्स फॉलो करते थे, लेकिन आज की डेट में वो पूजा भी कर रहे हैं। इसी को संस्कृताइजेशन बोला है हमारे M.N. श्रीनिवास ने, है ना। और जो बुरी आदतें हैं उनको त्याग देना। बुरी आदतें कौन कौन सी हो गई, जैसे कि मीट मांस खाना या दूसरे को हानि पहुंचाना, दूसरे को क्षति पहुंचाना, दूसरे को परेशान करना, तो ये सारी चीजें छोड़ना भी संस्कृताइजेशन का पार्ट है ना। अब इसका क्रिटिसिज्म भी किया है कुछ थिंकर्स ने। क्या क्या क्रिटिसिज्म किया है, इग्नोर्स नॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशंस, यानी कि इन्होंने ना हमेशा सिर्फ सांस्कृतिक ट्रेडिशंस की बात करी है। इन्होंने हमेशा सिर्फ जो हमारे सांस्कृतिक टेक्स्ट हैं, यानी कि हमारे जो वेद है, पुराण है, सिर्फ उन्हीं की बात करी है, गीता की बात करी है। जो लोअर लोगों के टेक्स्ट है ना उनके बारे में इन्होंने बात नहीं करी। दलित असर्शन या वेस्टर्नाइजेशन, है ना, गैर संस्कृति परंपराओं जैसे दलित मुखरता की अपेक्षा करता है। फॉल्सली इंप्लाइज दैट अपर कास्ट कल्चर इज इनहेरेंटली सुपीरियर, यानी कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश करता है कि कैसे अपर कास्ट के जो कस्टम्स है, बिलीव्स हैं, वो सारे सुपीरियर हैं और जो लोअर कास्ट के हैं वो इंफीरियर हैं। गलत तरीके से ये दर्शाता है कि उच्च जाति की संस्कृति स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है जो लोग इनके करते हैं, है ना। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। कौन सी बुक में दिया था इन्होंने, वो कुरुक्स वाली बुक में ये कॉन्सेप्ट दिया था। बुक कब रिलीज हुई थी, आई गेस 1952 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बुक का रिलीजिंग कब हुआ था, या 1952 में दी कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया में इन्होंने स्टडी करी थी, वहीं पे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, है ना। और आपको कोई क्वेश्चन हो, किसी तरीके का कोई डाउट हो, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पर, मेरी मेल ID divyanshu.1@247.com पे मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं DIV07 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और अगर आपका कोई डाउट है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है मेरी मेल ID। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है, किसी चीज़ का डाउट है, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बस आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा डोमिनेंट कास्ट का भी कॉन्सेप्ट हमारे M.N. श्रीनिवास का, एंड इसी के साथ साथ संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट भी। थैंक यू।